नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं और जिनको चिकित्सा विभाग अलॉट हुआ है, तो इस विभाग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो आपको क्या-क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, यानी कौन-कौन से कार्य आपको करने हैं, आपका प्रमोशन कितने साल बाद होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रमोशन 9 साल बाद होता है, कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे 5 साल बाद में होता है। तो इस विभाग में आपका प्रमोशन कितने साल बाद होना है, ये भी यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके पद का नाम क्या है? आप कन्फ्यूज़ होंगे कि पद का नाम तो 4th क्लास एम्प्लॉयी है। दोस्तों, ये आपके पद का नाम नहीं है, ये आपका एक ग्रुप है। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, अभी कितनी सैलरी होगी और आपका जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में कितनी सैलरी आपकी होने वाली है। और काफ़ी जो कैंडिडेट है वो तो ड्यूटी टाइम को भी लेके कंफ्यूज है कि ड्यूटी टाइम कितना होता है। और आगे जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि 3rd ग्रेड में लेवल 1 में हो रखा है, तो उनको जॉइन करनी चाहिए या नहीं जॉइन करनी चाहिए, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ें शेयर कीजिए। और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है जिसमें सभी राजकीय कर्मचारी सम्मिलित हैं, तो आप भी उसमें ऐड हो सकते हैं और आपके मन में जो भी कुछ सवाल हैं तो वहाँ पे आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उनको लेकर के कुछ सर्कुलर जारी किए जाते हैं। और ये सर्कुलर जारी किया गया था 2019-20 में, तो ये लेटेस्ट है। इसके बाद में अभी तक कोई सर्कुलर आया नहीं है। और आप देखेंगे कि आपके जितने विभाग होते हैं, जैसे कि मंत्रालय होते हैं, तो उनके अलग अलग कर्मचारी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आप सभी एक दूसरे से कभी भी ये चीज़ें मैच ना करें कि अगर मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करवा रहे हैं तो चिकित्सा विभाग में भी ये काम करवाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल से भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्लास 4th के जो एम्प्लॉय हैं उनके बारे में जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में जो लिखा गया है वो पेज नंबर 99 पे लिखा गया है। तो अपन सीधा उधर ही चल लेते हैं। तो दोस्तों, पहले बात तो ये है कि इस विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं जिनको ये विभाग अलॉट हुआ है, तो आज से जो आपका पोस्ट का जो नाम होगा दोस्तों, वो वार्ड बॉय आपका नाम होने वाला है। देखिए, जितने भी पीएससी हैं, सीएससी हैं या फिर कोई भी छोटा हॉस्पिटल है, तो अगर आपकी वहाँ पे ड्यूटी है तो ये पोस्ट का आपका नाम होने वाला है। और अगर आपके किसी डॉक्टर के जो मतलब पर्सनल डॉक्टर के जो क्वार्टर वगैरह होते हैं, तो अगर वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी तो वहाँ पे आपकी पोस्ट का नाम अलग होगा और वहाँ पे आपके काम भी अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पे अपन बात करेंगे कि क्या-क्या आपके काम होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो आपकी जीएनएम होगी उसे असिस्ट करना है और वार्ड को साफ़ रखना है। लेकिन साफ़ से तात्पर्य ये नहीं है कि आपको नीचे फर्श पे झाड़ू लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फाइलें हैं वो अपनी जगह पे व्यवस्थित होंगी। जो भी कुछ चीज़ें गंदी हैं, तो आपको क्लीन जो चीज़ें आप क्लीन कर सकते हो, तो वो आपको क्लीन करनी है। जो चीज़ें आप हाउसकीपिंग या जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनसे क्लीन करवा सकते हो। अगर वो स्टाफ़ नहीं है वहाँ पे, जैसे कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सफाई कर्मचारी है ही नहीं, तो वहाँ पे आपको नहीं करना है वो चीज़ें। आप जो अपना जो भी जीएनएम है, उनको वो चीज़ें अलॉट होती हैं और वो मतलब उसकी व्यवस्था खुद करते हैं अपने स्तर पे। चाहे उनको बाहर से कोई सफाई कर्मचारी व्यवस्थित करना पड़े, वो सब चीज़ें उनकी हैं। तो मैंने देखा है कि कुछ वीडियो के अंदर ये चीज़ें बोली गई हैं कि वहाँ पे साफ-सफाई आपको करनी है। ऐसा बिल्कुल से भी नहीं है दोस्तों। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, अब वहाँ पे जो भी आपसे सीनियर होगा और जो पेशेंट साइड जो भी वर्क होगा, उसमें आपको उनको असिस्ट करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और जो कपड़े वगैरह होते हैं, तो वो चेंज करने होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतने तो मरीज़ भी नहीं आते अपने इधर। जैसे पीएससी आपका है, तो पीएससी में जो सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं दोस्तों, घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं देखा हूँ कि
कुछ वीडियो में आपको इतना डिमोटिवेट किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें हैं नहीं दोस्तों। उसके बाद में ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको जो भी वार्ड इंचार्ज है उसको असिस्ट करना है और जो बेड हैं उनको क्लीन करना है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। और मतलब जाली, अब बताइए जाली वगैरह तो आजकल होते ही नहीं हैं, तो लीलन जो मतलब डर्टी लाइन्स होती हैं, यानी कि जो पेशेंट को ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो जो लाइन्स होती है बीएमडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, तो वो आपको डिस्कार्ड करना होता है। जो डाइट वगैरह होता है पेशेंट का, जो खाना होता है वो आपको वहाँ पे उनमें बाँटना होता है। और इसके अलावा जो भी मतलब वहाँ पे आपको सहायता की आवश्यकता होती है तो वो आपको सहायता करवानी है। स्ट्रेचर व्हीलचेयर वगैरह की व्यवस्था आपको देखनी है कि नहीं है। ये दोस्तों जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे है, लेकिन अभी बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको जो है जॉइनिंग मिला ही नहीं है। आपको तो जो छोटे-छोटे पीएससी, सीएससी वगैरह हैं वहाँ पे आपको जॉइनिंग मिला है, तो वहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी लिखी हुई होती है, वो ऐसा नहीं होता कि 100% वही क काम आपको करना होता है। लेकिन आप उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। आप जब अपने सीनियर से अच्छे से बना के रखेंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको ना करनी पड़े। और कुछ ऑफ़िस वर्क भी आपको करना है, जैसे डस्टिंग आप समझते हैं, जैसे कि फ़ाइलें हैं आपको दिख रही हैं कि गंदी हैं फ़ाइलें, तो उनको किसी कपड़े से साफ़ वगैरह करना या उनके कवर चेंज करना, ये चीज़ें आपको वहाँ पे करनी होंगी। तो ये आपने पढ़ लिया होगा, वैसे भी ये काफ़ी वायरल हो रही हैं चीज़ें। अपन काम की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों अपने यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, एक तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? और एक आपकी जो आपके पद का नाम है वो। अगर आप किसी हॉस्पिटल में होंगे तो आपका पद का नाम होगा वार्ड बॉय, ठीक है? ये आपका पद का नाम आज के बाद में होगा। अब अपन बात करते हैं तीसरे चीज़ का, कि आपका जो ड्यूटी टाइम है वो क्या होगा? तो दोस्तों आपका जो ड्यूटी टाइम है, अगर अभी की बात करें, यहाँ पे 2 स्लॉट होते हैं साल के अंदर। एक होता है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से आपका 30 सितंबर तक, ठीक है? 30 सितंबर तक का जो ये टाइम होता है, पीरियड होता है, इसमें आपकी जो ड्यूटी लगती है दोस्तों, वो सुबह 8 से लेकर के और 2 बजे तक लगती है, ठीक है? और अगर शनिवार को जो हाफ डे होता है, तो सुबह 8 से लेकर के और 12 बजे तक आपकी ड्यूटी लगती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें जो दूसरा आपका टाइम पीरियड है, वो होता है दोस्तों 1 जो आपका अक्टूबर है, वहाँ से आपका टाइम पीरियड शुरू होता है। 1 अक्टूबर से लेकर के और यहाँ आपका 31 मार्च तक, ठीक है? यहाँ पे जो आपको टाइम है ड्यूटी का, वो आपका 9 बजे से लेकर के और 3 बजे तक होता है। और जो शनिवार होता है, उस दिन आपका हाफ डे होता है, तो 9 से लेकर के 1 बजे तक आपका टाइम रहता है, ठीक है? तो अपन ने टाइम पीरियड भी आपका डिस्कस कर लिया कि ड्यूटी टाइम आपका क्या होने वाला है। अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी आपको पता है दोस्तों, जो आपका 12,400 रुपये आपका अभी आपको फ़िक्स पे मिलेगा 2 साल तक, यही आपको मिलने वाला है। इसमें एसआईपी और जीपीएफ वगैरह आपके कट जाएंगे, ठीक है? और लगभग 11,500 के समथिंग आपका पैसा मिल जाएगा। और उसके बाद में जो आपका 2 साल के बाद में जो आपका होगा, तो अभी अपन 7th पे कमीशन को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 8th पे कमीशन वैसे तो 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको लगभग 2027 में मिलेगा। तो वहाँ पे आपके चेंज हो जाएगी चीज़ें। लेकिन अगर अभी अपन इसी टाइम की बात करें, तो आपका L2 की जॉब होती है दोस्तों, ये लेवल 1 की ही बता रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ये आपकी L2 की जॉब है। 2024 में एक संशोधन नियम आया था और उसमें इसका जो पे लेवल है वो लेवल 2 कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक पे होगा दोस्तों, वो होगा 17,900 रुपये। और हम जो ग्रेड पे बोलते हैं, तो आपका जो ग्रेड पे है दोस्तों, जीपी जिसे अपन बोलते हैं, वो 1750 रुपये होता है, ठीक है? अब ये जो आपका 17,900 जो आपका बेसिक पे है, इस पे दोस्तों डीए वगैरह मिलता है आपको। तो अभी जो डीए है वो 60% है। और यहाँ पे जो आपको 10% मिलता है आपका एचआरए, और उसके अलावा कुछ अलाउंस अपने यहाँ पे नहीं मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट में।
पर अगर आप सिटी वगैरह के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह भी मिलते हैं। तो अपन मोटा-मोटा अगर देखें तो इसका 170 आपको निकाल लेना है दोस्तों, ठीक है? 170% आपको इसका निकाल लेना है। तो इतनी आपकी आज के टाइम में मोटी-मोटी सैलरी होने वाली है प्रोबेशन के बाद। अब अपन दोस्तों बात कर लेते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो है प्रमोशन, कि आपका प्रमोशन कब होगा। तो दोस्तों जो भी बच्चे हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, जो 2 गुना में कभी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और 1 गुना का वेट कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को मेरी सलाह है कि आप इस चीज़ों में मत फँसिए। आपको ये चीज़ें जॉइन नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप टीचर के लिए इतना पास जा चुके हो सिलेक्शन के, तो अगर आप ये चीज़ जॉइन कर लोगे ना, तो उसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। कभी ये डॉक्यूमेंट, कभी ये, कभी उस ऑफ़िस में, कभी उस ऑफ़िस में, और ऐसे में आपकी तैयारी बिल्कुल से भी डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब आप जो जॉब अगली वैकेंसी में ले सकते हो, वो जॉब लेने में आपको अब 2-3 साल लग जाएँगे। तो वो एक तरह का नुकसान है दोस्तों। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ ही मार्क्स से अगर रहे हो टीचर जैसे जॉब के अंदर, तो आपको ये जॉब बिल्कुल से भी जॉइन नहीं करनी चाहिए। पर जो कुछ कैंडिडेट हैं जो कि पढ़ाई के अंदर एवरेज हैं और उन्हें लगता है कि यार मुश्किल से जॉब मिली है और मुझे ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, तो उन लोगों का इस जॉब में बिल्कुल से स्वागत है और उनको ये जॉब करनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें आगे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हैं। तो यहाँ पे अपन चिकित्सा विभाग की बात करेंगे, ये ऑफिशियल चीज़ है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कि अपने आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, आपको उसी दिशा में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर आप उसमें प्रमोशन देख रहे हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, तो आपको उसी डिपार्टमेंट की देखनी चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड के जो प्रमोशन रूल हैं वो अलग हैं, वहाँ पे पोस्ट का भी नाम अलग है। आपका यहाँ पे देखिए, अगर आप इस फील्ड में आए हो चिकित्सा विभाग में, तो यहाँ पे जो आपका प्रमोशन होता है, वो प्रमोशन अलग पोस्ट पे होता है। अगर आप मंत्रालय कर्मचारी बने हैं, यानी कि जो आपके जितने भी कलेक्ट्रेट वगैरह के ऑफ़िस हैं, एएसपी का ऑफ़िस है, अगर उसमें आप बने हैं, तो उसमें आप एलडीसी पे प्रमोट होंगे। अगर आप जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर बने हैं, तो वहाँ पे आप जो जमादार बोलते हैं, उसके पद पे प्रमोट होंगे। तो ये चीज़ें सबकी अलग-अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, 2020 में है ये, मतलब सबसे लेटेस्ट है ये, और ये चिकित्सा विभाग का ही है। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, चिकित्सा विभाग के, उन सबका प्रमोशन का रूल दे रखा है कि प्रमोशन आपका कैसे होगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो अभी 4th क्लास का जो हुआ है, इसमें देखिए आपकी पोस्ट है वार्ड बॉय, तो इस पे अभी आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो कॉलम है, ये है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कितने पद भरे जाएँगे, तो 100%। यानी जो 4th क्लास का एम्प्लॉय होता है, वार्ड बॉय, उसकी जितने भी भर्तियाँ आती हैं, वो सीधी सीधी भर्ती से ही भरी जाती हैं, और उसके लिए जो योग्यता है वो 8वीं है, यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन अभी योग्यता आपको पता है कि बढ़ा दी गई है, ठीक है? अब अपन बात करेंगे कि इससे ऊपर की जो पोस्ट है, इससे जस्ट ऊपर की पोस्ट है, जिसे बोलते हैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, ठीक है? जूनियर असिस्टेंट के अंदर जो 85% पद होते हैं, अब आपको क्या करना है, आप जिस भी डिपार्टमेंट को जॉइन कर रहे हो, वहाँ पे आपको जाके सबसे पहले यही चीज़ सर्च करनी है कि सर अपने यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है। तो वो आपको बता देंगे कि भाई इतनी पोस्ट है अपने यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की। तो उस जितनी पोस्ट हैं, अब जैसे कि वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की 10 पोस्ट हैं, मान के चलिए आप। तो 10 पोस्ट में यहाँ पे जो 9 पोस्ट हैं, वो तो दोस्तों क्या होंगी, 9 या 8, वो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएँगी। और उसके अलावा जो आपकी पोस्ट होंगी, जैसे कि 2 पोस्ट आपकी बच गई, तो वो 2 पोस्ट आपकी प्रमोशन के थ्रू भरी जाएँगी, और वो प्रमोशन किसका होगा, वार्ड बॉय जिसे अपन बोलते हैं, या 4th क्लास एम्प्लॉय जिसको अपन बोलते हैं, उसके द्वारा वो पोस्ट भरी जाएँगी। अब इसके लिए क्या योग्यता होगी, यहाँ पे देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15% आउट ऑफ विच 09% फ्रॉम क्लास 4th सर्वेंट एंड 6% फ्रॉम लिटरेट अटेंडेंट, ठीक है? तो ये तो पोस्ट है ही नहीं नीचे वाली, वार्ड बॉय की पोस्ट है क्लास 4th, ठीक है? तो ये जो 15% हैं, यानी कि 2 पोस्ट, अगर 10 पोस्ट हैं तो 2 पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वार्ड बॉय के प्रमोशन से भरी जाएँगी। अब उसके लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे योग्यता इस कॉलम में आपकी योग्यता दी गई है। तो आपके लिए एक तो सीनियर सेकेंडरी आप पास होने चाहिए,
उसके अलावा आपके पास ओ लेवल और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। आजकल RSCIT को भी जो है वो वैलिड कर दिया गया है, जो कि नीचे आपको दिखा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका RSCIT। तो अगर आपके पास RSCIT है तो भी आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो आप RSCIT तो आप करके रखिए इस चीज़ के लिए। अब कितने टाइम बाद प्रमोशन होगा तो वो चीज़ें भी यहाँ पे दी गई है। क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन कॉलम नंबर 5 विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मतलब कि आप अगर वार्ड बॉय के पद पे 5 साल काम कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको 5 साल कंप्लीट होते ही, और यहाँ पे तो अपने यहाँ पे तो 1.5 साल की छूट भी दे रखी होती है, आपको पता है ना। प्रमोशन में 1.5 साल का शिथिलन अपने यहाँ पे प्रदान किया जाता है राजस्थान में। यानी कि अगर आपके 3 साल भी जॉब होती है और उस समय प्रमोशन का जो है वो निकल चुका है ऑर्डर, तो फिर आप भी उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये आपके लिए जो प्रमोशन का वो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 5 साल में आपका प्रमोशन होना कन्फर्म है। और जो प्रमोशन आपका होगा वो आपके जूनियर असिस्टेंट के पद पे होगा। जब आप जूनियर असिस्टेंट बन जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पे बनेंगे आप सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट में कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, सभी जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं उन्हीं को इस पद पे प्रमोट किया जाता है, और उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बता दी है। और कितने साल, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो लगभग 10 साल के अंदर आपको 2 प्रमोशन मिल सकते हैं अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये दोनों ही PDF मैं आपको डाल दूंगा, तो आप आराम से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी अगर आपको और जाननी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।